गुड मॉर्निंग। आज अपना नया अध्याय है न्यायपालिका। प्रजातंत्र में सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आज है अपना न्यायपालिका। इसके जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका की उच्चतम सीढ़ी, उसका गठन कैसे किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वोच्च न्यायालयों यानी जो न्याय की संस्था है उनमें महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1950 से ही सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण स्थान निभाया। प्रजातंत्र के अंदर अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए न्यायपालिका का मजबूत होना या स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। यानी शासन प्रजातंत्र स्वतंत्र न्यायपालिका होगी तभी सुचारू रूप से कार्य कर पाएगा। उसका भाग अंकुश लगाया जा सकता है। कानून के शासन का भाव यह है कि कानून के समक्ष बिना किसी भेदभाव के, किसी जाति, धर्म, लिंग, स्त्री और पुरुष में भेद नहीं किया जाता, गरीब और अमीर में भेद नहीं किया जाता, अगड़े और पिछड़े में भेद नहीं किया जाता। कानून सबको समान दृष्टि से देखता है और उसे न्यायपालिका व्यक्तियों की अधिकारों की रक्षा करती है और उन अधिकारों को बिना किसी भेदभाव वो काम में लेती है। ये न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है जो सन 1950 से हमारा सर्वोच्च न्यायालय में अच्छी तरह से अपना कर्तव्य निभा रहा है। समय समय पर इन्होंने संविधान की बड़ी ही उचित व्याख्या की और न्याय का मार्ग प्रशस्त किया। न्यायपालिका राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए। न्यायपालिका राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह सोचा कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त कैसे रखा जा सकता है। इसके लिए भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए जिससे न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका कोई दबाव ना। इसमें किसी भी दलगत राजनीति कोई भी प्रभाव नहीं होता। न्यायाधीश का कार्यकाल बिना किसी विशेष परिस्थिति सिवा न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है। उससे पहले नहीं हटाया जा सकता। केवल विशेष परिस्थिति हो जाए तो महाभियोग उसके विरुद्ध लगाकर ही उसे हटाया जा सकता है, जो एक बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। तो न्यायपालिका इसलिए स्वतंत्र है क्योंकि किसी भी न्यायाधीश का
कार्यकाल निश्चित होता है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है कि वो उसका वित्त का पोषण करे, ऐसा नहीं है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के लिए व्यवस्थापिका की अनुमति नहीं ली जाती, इसलिए वो पूर्णतया राजनीतिक दबाव से मुक्त होते हैं। न्यायाधीशों के कार्य और निर्णय व्यक्तिगत रूप से आलोचना नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से न्यायाधीश की या निर्णय की आलोचना करता है तो उसे न्यायालय की अवमानना माना जाता है और न्यायालय उसे दंड दे सकता है। व्यवस्थापिका में, संसद में न्यायाधीशों के आचरण की चर्चा नहीं की जा सकती और न ही किसी पर व्यक्तिगत रूप से दोषारोपण किया जा सकता। केवल विशेष परिस्थितियों में ही व्यवस्थापिका में चर्चा की जा सकती है। अब है न्यायाधीशों की नियुक्तियां। न्यायाधीशों की नियुक्तियां। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति महोदय न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। 1998 में 1982 से 1988 के मध्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में ये बात उठी तो इसके अंदर ये बात आई, सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका न्यायाधीशों की नियुक्ति में मात्र सलाहकार की सलाहकार की उसकी मुख्य न्यायाधीश की भूमिका सलाहकार की है। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था दी। इसके जब ये बात आई तो सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था दी। वो व्यवस्था क्या थी? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश +4 वरिष्ठ न्यायाधीश ये जो
नामों को सुझाव देंगे, सलाह देंगे। जिसमें एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। ये इनकी एक कमेटी होगी, वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को सलाह देंगे और ये जो नाम प्रस्तावित करेंगे उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके लिए इस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था को कॉलेजियम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इस कॉलेजियम व्यवस्था के अनुसार ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने सामूहिकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का जो समूह होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संविधान के संशोधन 99 संविधान संशोधन में एक व्यवस्था की गई कि क्या व्यवस्था की गई कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति प्रक्रिया थी उसमें बदलाव किया गया, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में संविधान के 99 संशोधन द्वारा जो व्यवस्था की गई थी उसको सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया और जो पुरानी व्यवस्था थी वो ही लागू रही। उसी के अनुसार इनकी नियुक्ति की जाए। अब इनमें बदलाव के लिए कॉलेजियम 13 अप्रैल 2015 को 2015 एक नई व्यवस्था की गई न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जिसमें राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग अधिनियम जो 99 संविधान संशोधन था वो अधिसूचित किया गया और 121वां संविधान संशोधन 121वां संविधान संशोधन किया गया और ये व्यवस्था की गई कि इसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक ही राष्ट्रपति में प्रकाशित किया गया। केंद्र सरकार इस अधिनियम को निर्धारित कर दी 13 अप्रैल 2015। 13 अप्रैल 2015 से लागू माना गया, परंतु जब ये बात सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई, इसके अंदर क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री और 2 प्रबुद्ध
विख्यात व्यक्तियों का चयन जो भारत का प्रधानमंत्री करेगा और लोकसभा में विपक्ष के नेता से मिलकर एक समिति बनेगी, वो इन दो प्रबुद्ध व्यक्तियों का चयन करेगी और वो कमेटी न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इस व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, निरस्त कर दिया इस विधेयक को, और वही कॉलेजियम व्यवस्था पुनः लागू रही। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो संवैधानिक पीठ थी उसने उसे निरस्त कर दिया और वही कॉलेजियम व्यवस्था न्यायाधीशों की नियुक्ति में लागू है। अब है न्यायाधीशों को पद से हटाना। न्यायाधीशों को पद से हटाना, यानी न्यायाधीश को पद से कब हटाया जा सकता है, ये एक कठिन प्रक्रिया है। यानी जब इनमें कदाचार साबित हो जाता है तब इनको हटाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। न्यायाधीश के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगते हैं तो संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। संसद के विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है और जब संसद के सदस्यों के 2/3 बहुमत की सहमति न हो, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा इनके 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2/3 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और जब तक ये नहीं होगा तब तक न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे और शक्ति संतुलन यदि तभी उसको हटाया जा सकता है, नहीं न्यायाधीश को उसके कार्यकाल से पहले हटाया नहीं जा सकता। अब है न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना। न्यायपालिका की संरचना क्या है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना। हमारा संविधान एकीकृत हमारे संविधान के अंदर एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था
की स्थापना करता है, इसका अर्थ है कि संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तरीय न्यायालय नहीं है। यानी हमारे जो न्यायालयों की संरचना है वो एक पिरामिड की तरह है। जैसे नीचे न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय, सेशन न्यायालय जो जिला स्तर पर होता है, और इसके बाद में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और राष्ट्र स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय। और